नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की एक बहुत ही खास एक सुपर पावर के बारे में। और वो है बदलाव की शक्ति। जी हां, आज हम आर्टिकल 368 के जरिए संविधान में होने वाले संशोधनों की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो समय के साथ सांस लेता है और हाँ, खुद को बदलता भी है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि भाई संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों है। फिर वो 3 तरीके कौन से हैं जिनसे ये बदलाव होता है। उसके बाद सबसे मजेदार हिस्सा, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच की वो जबरदस्त खींचतान। फिर हम देखेंगे कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में हम कुछ आलोचनाओं और जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। एक ऐसा संविधान जो सांस लेता है। आखिर हमारे देश के इस सबसे बड़े कानून के लिए ये अमेंडमेंट्स, ये संशोधन इतने जरूरी क्यों हैं? जरा सोच कर देखिए, 1950 का भारत और आज का भारत कितना कितना अलग है ना? हमारा समाज बदल गया, टेक्नोलॉजी तो कहां से कहां पहुंच गई, हमारी जरूरतें तक बदल गईं। तो बस संशोधन इसीलिए जरूरी हैं ताकि हमारा संविधान हमेशा रेलेवेंट बना रहे, आज के समय के हिसाब से चले, वो नई चुनौतियों का सामना कर सके और देश की तरक्की के रास्ते में कभी कभी भी कोई रुकावट ना बने। पता है, खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये मानना था कि संविधान को समय के साथ विकसित होना ही चाहिए। और सच कहूं तो यही सोच हमारे संविधान की आत्मा है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई स्थिर किताब नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, एक गतिशील दस्तावेज है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बदलाव जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव किए कैसे जाते हैं? यहीं से तस्वीर में एंट्री होती है हमारी संसद की और उसके पास मौजूद 3 अलग अलग तरह की शक्तियों की। तो चलिए एक एक करके इन तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले तो एक बात एकदम साफ कर लेते हैं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। कोई भी अमेंडमेंट बिल या तो लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में नहीं। ये पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। अब आते हैं उन 3 तरीकों पर। देखिए, पहला है सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब है सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, बस उनका बहुमत। जैसे नए राज्य बनाना हो तो वो इसी से हो जाता है। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, वोट करने वालों का 2/3 बहुमत, और दूसरी, सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका भी बहुमत। फंडामेंटल राइट्स जैसे बड़े बदलाव इसी से होते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे मजबूत तरीका। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। जब बात देश के फेडरल स्ट्रक्चर की हो या राष्ट्रपति चुनाव की, तो ये वाला तरीका अपनाना पड़ता है। और हाँ, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक तरह का टिप समझ लीजिए। जो बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं ना, उन्हें टेक्निकली आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता। है ना कमाल की बात? ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे याद रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर। संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये तो संविधान की आत्मा पर अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक खींचतान की कहानी है। ये लड़ाई शुरू हुई थी 1951 में शंकरी प्रसाद केस से, और उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और फिर मिनर्वा मिल्स केस। ये वो बड़े पड़ाव थे जिन्होंने भारत के लोकतंत्र की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इस टकराव की एक सीधी सीधी झलक देखनी है तो ये सुनिए। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन खींच दी और कहा, संसद आप मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकते। तो संसद ने क्या किया? 1971 में वो 24वां संशोधन ले आई और एक तरह से जवाब दिया, अच्छा, हम तो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकते हैं, मौलिक अधिकारों को भी। ये एक सीधी टक्कर थी। और फिर आया साल 1973 और वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। इसने तो जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा, ठीक है संसद, आप संविधान में संशोधन कीजिए, आपको शक्ति है, लेकिन आप इसकी नींव, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है,
उसे नहीं हिला सकते। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बुनियादी ढांचा है क्या भला? इसमें वो सारी चीजें शामिल हैं जो हमारे लोकतंत्र की जान है, जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, कानून का राज चलेगा, कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी, देश सेक्युलर रहेगा, चुनाव फ्री और फेयर होंगे और हमारी जुडिशरी आज़ाद रहेगी। सोचिए, ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है और इन्हें कोई भी संशोधन हटा नहीं सकता। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने तो जैसे इस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर आखिरी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। और तो और कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा तो खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसे संसद छीन नहीं सकती। बात खत्म। वाह, क्या जबरदस्त ऐतिहासिक टकराव था ये। चलिए अब इस इतिहास से निकलकर जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब असल में एक अमेंडमेंट बिल कानून की शक्ल लेता कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। सबसे पहले बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। इसके लिए प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। फिर बिल को जो भी जरूरी मेजॉरिटी हो उससे पास कराया जाता है। अगर जरूरत हो तो उसे राज्यों के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है और सबसे आखिर में बिल जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए, और जैसे ही वो साइन करते हैं बिल बन जाता है एक्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे नोट कर लीजिए। संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, ये मैंडेटरी है। वो ना तो इस बिल को रोक सकते हैं और ना ही पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि भाई इस पर दोबारा सोचो। मतलब इस मामले में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है, जीरो। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, तो फटाफट से इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी कुछ आलोचनाओं और कुछ मजेदार फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं। तो इसकी आलोचना क्यों होती है? कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये पूरा प्रोसेस सेंटर को यानी केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत देता है और इसमें राज्यों की भूमिका काफी लिमिटेड है। साथ ही इसमें हमेशा सुप्रीम कोर्ट के दखल की गुंजाइश बनी रहती है। और हाँ, ये भी एक डर रहता है कि कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो जाए। और अब एक मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि 1976 के 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतना बड़ा और इतना कंट्रोवर्शियल था कि इसने हमारे संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से को बदल कर रख दिया था। और एक और आंकड़ा, 2025 तक हमारे संविधान में 106 से भी ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। 106 से ज्यादा! ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है। ये बताता है कि हमारा संविधान वाकई कितना जीवंत है और समय के साथ लगातार खुद को ढालता रहा है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम सब मानते हैं कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। पर सोचने वाली बात यह है कि इसका असली गार्जियन, इसका असली संरक्षक कौन है? वो संसद जिसे इसे बदलने की शक्ति है, या फिर वो न्यायपालिका जो इसके मूल सिद्धांतों की, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करती है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी सवाल के जवाब में जो संतुलन छिपा है वही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।